हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के ज्वाइन करने का। यदि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो हेलो बोलेंगे चैट बॉक्स में। विजय लक्ष्मी हेलो बोल रहे हैं। अदर स्टूडेंट का वेट कर रहा हूँ मैं ज्वाइन करने का। देवेंद्र हेलो बोल रहे हैं। ऐप में जो पेड स्टूडेंट का ग्रुप है कोर्स का, उसमें एक बार आप बता देंगे कि क्लास स्टार्ट हो गई है, उसमें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। पूजा शर्मा हेलो बोल रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हेलो बोलेंगे। दीपक हेलो बोल रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यदि आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। रविशंकर शर्मा हेलो बोल रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हेलो बोलेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तुलसी शरण महतो, अख्तर, वसीम अंसारी। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा लाइव सेशन है, आप हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम अपलोड करने वाले हैं। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं। यदि आप लाइव सेशन चाहते हैं तो हमारी ऐप कॉमर्स मेरी जान ऐप पर स्टोर ऑप्शन में जाकर 2 रुपए का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के लाइव सेशन देख पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, लाइव सेशन के दौरान कोई भी अननेसेसरी टॉक नहीं करना है। कोई भी अननेसेसरी टॉक, अननेसेसरी क्वेरी आई तो एक ही बार में, एक ही मैसेज में आप ब्लॉक हो जाएंगे। जो टॉपिक चल रहा है, जो एमसीक्यू चल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग आप कितनी भी क्वेरी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारा सेकंड सेशन है। ऑडिट के पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। तीसरे सेशन के लिए आप लोग यूट्यूब वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि तीसरा सेशन आप किस चीज़ पर चाहते हैं। तीसरा सेशन अभिषेक सर का होगा। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। कल हम टीआरए एग्जाम 2015 के एमसीक्यू कर रहे थे और हमने 15 एमसीक्यू किए थे। आज हम आगे के 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू कम करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 476 है। आप देखेंगे क्वेश्चन और इसका आंसर बताएंगे। वर्किंग पेपर विच ऑडिटर प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आर। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक जो वर्किंग पेपर तैयार करता है वे होते हैं। तो ऑडिटर ने जो भी वर्किंग पेपर तैयार किए हैं वो क्या होते हैं? एविडेंस फॉर ऑडिट कंक्लूजन, ओन बाय क्लाइंट, ओन बाय ऑडिटर, ओन बाय बोथ क्लाइंट एंड ऑडिटर। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे 476 लिख करके लिखेंगे। डायरेक्टली नहीं लिखेंगे वरना मुझे पता नहीं चलेगा इसका आंसर दे रहे हो कि पिछले वाले का दे रहे हो। 476 लिख करके आप लोग आंसर लिख देंगे। तो वेट कर रहा हूं मैं आप सभी के आंसर का। रवि कुमार शर्मा सी बता रहे हैं आंसर। अख्तर सी बता रहे हैं। देवेंद्र सी बता रहे हैं। विजय लक्ष्मी सी बता रहे हैं। दीपक सी बता रहे हैं। तुलसी सी बता रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर बताएगा। चुपचाप किसी को नहीं बैठना है। प्रदीप, देवेंद्र, पूजा शर्मा सभी लोग सी बता रहे हैं। देखो, वैसे तो सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें है ना, दो ऑप्शन करेक्ट है। सी वाला भी करेक्ट है, वन वाला भी करेक्ट है। ऑडिटर जो वर्किंग पेपर तैयार करता है वो ऑडिट कंक्लूजन के लिए एविडेंस बनते हैं। जब ऑडिट खत्म होने के बाद में ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बना रहे तो वो ऑडिट के कंक्लूजन के लिए एविडेंस का काम भी करते हैं। 1 और 3 दोनों करेक्ट है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को रिपोर्ट किया जाता स्टूडेंट के द्वारा तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिलीट हो जाता, लेकिन स्टूडेंट ने
ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा सी वाला है 1 एंड 3 में यदि हम कंपैरिजन करें तो। और ये मैंने बताया था कल की क्लास में कि ऑडिटर यदि क्लाइंट को अपने वर्किंग पेपर दे देता है तो सीए एक्ट ये कहता है कि इसे मिसकंडक्ट माना जाएगा, सीए की डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर है तो उनका मालिक ब्रांच ऑडिटर ही होता है। मेन स्टेचुरी ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को ये नहीं कह सकता कि आप अपने वर्किंग पेपर मुझे दे दो। ब्रांच ऑडिटर की मर्जी है, वो देना चाहे तो स्टेचुरी ऑडिटर को दे सकता है। और आप ठीक है, आपने इसका ऐसे नंबर भी बता दिया है 230 इसका होता है। कम से कम 7 साल तक मेंटेन करने पड़ते हैं। SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 ये कहते हैं 7 साल तक मेंटेन करने होते हैं। सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 477, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑडिट प्रोग्राम कौन बनाता है? ऑडिटर, क्लाइंट ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट। 477 का आंसर देंगे। सभी स्टूडेंट 477 का आंसर लिखेंगे। अख्तर 4 बता रहे हैं, नंबर लिख करके लिखेंगे कि किसका आंसर बता रहे हैं। तो सभी लोग ए आंसर बता रहे हैं। रविशंकर शर्मा, तुलसी सहारन, पूजा, देवेंद्र, विजय लक्ष्मी, चैतन्य, दीपक। ठीक है, तो देखो ए आंसर बता रहे हैं लेकिन ए नहीं करेंगे, इसमें हम फोर्थ आंसर करेंगे। कुछ स्टूडेंट ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, इसके अंदर हम डी करेंगे। ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर और उसके ऑडिट असिस्टेंट मिलकर के बनाते हैं। वैसे देखो दो चीजें होती है, एक होता है प्लान, एक होता है प्रोग्राम। दो चीजें होती है, एक होता है ऑडिट प्लान, एक होता है ऑडिट प्रोग्राम। जो प्लान होता है उसमें ऑडिटर की मेन भूमिका होती है, ऑडिटर और सीनियर स्टाफ बनाता है। प्रोग्राम वाले में ऑडिटर की कम भूमिका होती है, जो असिस्टेंट होते हैं उनकी भूमिका ज़्यादा होती है। तो अगर दोनों में डिफरेंस पूछे ना, ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये कह सकते हैं कि प्लान ऑडिटर बनाता है, प्रोग्राम उसके असिस्टेंट बनाते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली ऑडिट प्रोग्राम पूछा जा रहा है, तो आपको कहना चाहिए ऑडिटर और उसके ऑडिट असिस्टेंट, जो भी उसके आर्टिकल्स वगैरह है, जो भी उसका स्टाफ है, वो और ऑडिटर मिल करके बना रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 478, इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमियस टू। इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट को किसके समानार्थी माना जाता है? 478 का आंसर देंगे। एनुअल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, स्टेचुरी ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट। 478 के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। चैतन्य डी बता रहे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट ए बता रहे हैं। तो देखो इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट को एनुअल ऑडिट के समतुल्य माना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बैलेंस शीट ऑडिट में वैसे केवल बैलेंस शीट के आइटम चेक किए जाते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इंडिया में जब कहा जाता है कि बैलेंस शीट ऑडिट हो रही है तो एनुअल ऑडिट की बात हो रही है, उसमें बैलेंस शीट P&L ऑडिट दोनों आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 479 की बात करते हैं। वर्क ऑफ वन कलर इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनोदर कलर इज कॉल्ड। एक कलर के वर्क को दूसरे कलर द्वारा ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं हम दीपक नामा को ये बताने के लिए कि इस हैंड वाले पर क्लिक क्यों कर रहे हैं। इस हैंड वाले पर क्लिक करने पर अपन डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। दीपक नामा को अपन ने 30 सेकेंड दिए हैं, नहीं आता है चैट बॉक्स में रिप्लाई, अपन ब्लॉक कर देंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये हैंड वाला ऑप्शन है बोल करके क्वेश्चन पूछने के लिए, जब लिखित में आप नहीं कह सकते हो तब। लेकिन कुछ बच्चे इसको मनोरंजन के लिए यूज में लेते हैं, उनको लगता है टीचर का टाइम फ्री है क्योंकि उनका खुद का टाइम फ्री है। 479 के
सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे रीजन बताना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम मिस्टेक करते रहेंगे, सॉरी बोलते रहेंगे, रीजन चाहिए होता है मुझे। गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, फिर से क्लिक हुआ क्लास में। हर बच्चे को मैं एक एक मौका नहीं दूंगा गलती से दबाने के लिए, पूरी क्लास को मौका मिल चुका है। तो अधिकतर स्टूडेंट गलत बता रहे हैं। 479 का आंसर सी बताया जा रहा है, कुछ बी बता रहे हैं। तो देखो 479 का आंसर आएगा बी, इंटरनल चेक। जो स्टूडेंट इंटरनल ऑडिट बता रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने कहीं से भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेज नहीं देखी है, न हमसे न किसी दूसरे टीचर से, न कोई बुक पढ़ी है, उनकी प्रिपरेशन कम लग रही है मुझे। तो देखो इंटरनल चेक में क्या होता है, जैसे कि आप लोग बैंक में जाते हो, जैसे कि आप लोग बैंक में गए, मान लीजिए डीडी बनवाने के लिए। डीडी तो आपको पता है, डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आप बैंक में गए, तो आपने क्या किया कि काउंटर नंबर 1 पर आपने फॉर्म भर करके पैसे दे दिए, और उन्होंने आपको बोला कि शाम को 5 बजे आ जाना, अपना डिमांड ड्राफ्ट ले जाना। फिर काउंटर नंबर 1 वाले ने क्या किया, आपसे फॉर्म और पैसे लिए। फिर वो चीज आती है काउंटर नंबर 2 पर, फिर वो फॉर्म जाता है काउंटर नंबर 3 पर। फिर आप शाम को जब 5 बजे जाएंगे तो काउंटर नंबर 4 से वो डिमांड ड्राफ्ट आपको मिलेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटरनल चेक पढ़ रहे हैं। इंटरनल चेक में क्या होता है, जो एक वर्क होता है, एक वर्क को एक पर्सन नहीं करता है, बल्कि एक वर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग पर्सन्स में बांट दिया जाता है। अब एक पर्सन अपने हिस्से का काम करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा। जब काउंटर नंबर 2 वाले के पास फॉर्म गया, तो वो अपना काम करने से पहले ये चेक करेगा काउंटर नंबर 1 वाले ने वो काम किया कि नहीं किया। काउंटर नंबर 3 पर जाएगा, तो काउंटर नंबर 3 वाला अपने सिग्नेचर करने से पहले चेक करेगा काउंटर नंबर 1 और 2 वाले ने अपना काम कर दिया क्या, सिग्नेचर कर दिए क्या। काउंटर नंबर 4 पर जब जाएगा, तो वो अपना काम करने से पहले काउंटर नंबर 1, 2, 3 के काम को चेक करेगा कि उन्होंने काम प्रॉपर कर दिया है, सिग्नेचर कर दिए हैं। तो इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग लोगों के बीच में। एक पर्सन अपना काम करने से पहले दूसरे पर्सन के वर्क को चेक करता है, तो ऑटोमेटिकली वर्क चेक होता रहता है। इसे ही इंटरनल चेक कहा जाता है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया है तो आप लोग रिपीट के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए ओके बोलेंगे। अगर कुछ रिपीट करना है तो बताएंगे मुझे, क्या रिपीट करना है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, वरना सभी स्टूडेंट ओके बोलेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें पढ़ना है, टाइम खराब करने के लिए टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, केवल पढ़ाने के लिए टाइम निकाल पाते हैं अपन। यहाँ तक अगर ओके है, समझ में आ गया है तो ओके बोलेंगे। कुछ भी पूछना है, रिपीट करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तब तक हम 480 वाला देख लेते हैं। टीआरए एग्जाम 2015 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वो अगर लाइव सेशन चाहते हैं, 1 या 2 दिन पहले लाइव होते हैं, तो आप ऐप पर 2 रुपए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट बुक, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट बुक, रेंडरिंग एक्सपर्ट एडवाइस टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग मैटर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। 480 का आंसर बताएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, चुपचाप नहीं बैठना है, ये बहुत गंदी आदत है। गलत सही जैसा भी आता है आप लोग बता सकते हैं। तो लगभग लगभग सभी स्टूडेंट बी आंसर बता रहे हैं। निधि अग्रवाल, रवि कुमार शर्मा, प्रदीप अरोड़ा, अख्तर, पूजा शर्मा, सभी लोग। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 3-4 बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अकाउंट्स, दो चीजें होती है, एक होती है अकाउंटेंसी, एक होती है हमारी ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग बुक प्रिपेयर करना, और ऑडिटिंग का मतलब होता है उन अकाउंटिंग बुक को चेक करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ,
जो पर्सन अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहा है वो ऑडिटिंग की सर्विसेज नहीं दे सकता। जो पर्सन कंपनी के अकाउंट्स तैयार कर रहा है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कौन सा सेक्शन कहता है ये आप लोग बताएंगे। एक सेक्शन है जो ये कहता है कि जो पर्सन कंपनी को अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है वो पर्सन उस कंपनी की ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। किसी को भी पता है तो इसका सेक्शन बताएंगे कंपनी ऑडिट का। एक तो स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं, लेट ज्वाइन नहीं करना होता है, टाइम पर क्लास ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दो तीन स्टूडेंट करेक्ट बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, रितु से नहीं गलत बता रहे हैं। 144 होता है। सेक्शन 144 किस चीज का होता है, कैसे याद रखेंगे? तो देखो याद करवाया हुआ है मैंने एक ट्रिक से। 144 का टोटल लगाते हो तो 4 4 8 और एक 9 होता है। सेक्शन 144 में 9 सर्विसेज दे रखी है जो ऑडिटर उस कंपनी को नहीं दे सकता जिसकी वो ऑडिट कर रहे हैं। उसी में से एक सर्विस अकाउंटिंग सर्विस होती है। तो जो पर्सन कंपनी की ऑडिट कर रहा है वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता, जो अकाउंटिंग कर रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता। लॉजिक क्या है भाई? खुद ही अकाउंट्स बनाएगा, खुद ही चेक करेगा तो क्या लॉजिक हुआ? आप खुद ही पेपर दोगे, खुद ही अपनी कॉपियां चेक करोगे तो कोई मतलब नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। इसलिए ये लॉजिक बनाया गया है। मेरी कोशिश है हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बता पाऊँ। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी शर्माने घबराने डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 481। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर एंड्स। ऑडिटिंग स्टार्ट होती है जहां पर क्या खत्म होता है? सेलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, बिजनेस। 481 का आंसर बताएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल अकाउंटिंग हमारा आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग के खत्म होने के बाद ऑडिटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन ये एक तरीके से फाइनल ऑडिट की बात कर रहा है। फाइनल ऑडिट में क्या होता है? अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, मैनेजमेंट उन पर सिग्नेचर करता है, अप्रूव करता है, बाद में ऑडिट स्टार्ट होती है। लेकिन अगर कंटिन्यूस ऑडिट की बात करें तो अकाउंटेंसी भी साथ साथ चलती रहती है और ऑडिटिंग भी साथ साथ चलती रहती है। अकाउंटिंग खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तरीके से फाइनल ऑडिट की बात कर रहा है। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये पेपर कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और ये पेपर बहुत आसान है। जो ये पेपर कैंसिल होकर जब 2016 में हुआ तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ था, 20% के लगभग लेवल ज्यादा था 2016 में जब फिर से हुआ तब। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बार पेपर डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि 7 साल बीत चुके हैं इस पेपर को। कुछ बच्चे ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि तब पेपर आसान आया था इस बार भी पेपर आसान आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पेपर हम कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें एमसीक्यू याद हो जाए, हम कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। इस लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अननेसेसरी चीज़ों के लिए आपके पास पहले से ही टेलीग्राम है। क्वेश्चन और यदि पढ़ने की वजह से, कॉन्सेप्ट की वजह से आपका टाइम खराब हो रहा हो तो बस कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे, फिर मैं संभाल लूंगा। क्वेश्चन नंबर 482 की बात करते हैं। कंटिन्यूस ऑडिट इज, कंटिन्यूस ऑडिट क्या है? एक इंटरिम ऑडिट है, ऑडिट एट द ईयर एंड है, इंटरनल ऑडिट है, रेगुलर ऑडिट है। 482 का आंसर बताएंगे। कुछ बच्चे देखो मेरी एक बात को आप एक बार में समझ लोगे, आप भी खुश रहोगे, मेरे भी आराम रहेगा। एक बात को मैं 10 बार बताऊं तो फिर मुझे आपको डांट कर बताना पड़ेगा। पहले लिखो क्वेश्चन से पहले कि किसका आंसर बता रहे हो। मुझे मैं मेरे पास नहीं है ऐसा कोई चमत्कार कि मैं पता लगा पाऊं इसका आंसर बता रहे हो या अगले का बता रहे हो या पिछले का बता रहे हो। अधिकतर स्टूडेंट डी बता रहे हैं 482 का। तो देखो जो हमारी कंटिन्यूस ऑडिट है वो एक तरीके से देखो
इंटरिम ऑडिट तो क्या होती है, जब ऑडिटर इंटरवल पर ऑडिट करता है। इंटरवल पर मतलब बीच बीच में जाकर के ऑडिट करता है, कि ऑडिटर सबसे पहले जून में गया और 3 महीने की ऑडिट कर दी, अप्रैल मई जून की। फिर ऑडिटर सितंबर में गया, जुलाई अगस्त सितंबर की कर दी। फिर फरवरी में गया, आगे के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की ऑडिट कर दी। वो इंटरिम ऑडिट होती है। जो ईयर एंड पर होती है वो फाइनल ऑडिट होती है। इंटरनल ऑडिट में एरर फ्रॉड का पता लगाना मेन पर्पज होता है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी कर सकता है। कंटिन्यूस ऑडिट एक तरीके से रेगुलर ऑडिट ही होती है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग साथ साथ चलता रहता है। ऑडिटर को ज़्यादा टाइम मिलता है, अच्छे से वो कर पाता है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 483 की बात करते हैं। वाउचिंग रिलेट्स टू, वाउचिंग किससे संबंधित होती है? कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल द अबव। 483 का आंसर बताएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट 483 का आंसर बताएंगे। कुछ अधिकतर स्टूडेंट डी बता रहे हैं और एक स्टूडेंट बी बता रहे हैं। 483 के अंदर एक स्टूडेंट सी बता रहे हैं, प्रदीप अरोड़ा। बाकी सभी के सभी स्टूडेंट डी बता रहे हैं। तो स्टूडेंट कल मैंने बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि दो चीजें होती है, एक वाउचिंग होता है और एक हमारा वेरिफिकेशन होता है। दो चीजें होती है, एक होता है वाउचिंग, एक होता है वेरिफिकेशन। वाउचिंग ट्रांजेक्शन का होता है, ट्रांजेक्शन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हमने मशीन परचेज की, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन बैलेंस बचा हुआ है वो वेरिफिकेशन है। तो वाउचिंग ट्रांजेक्शन की होती है। तो किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन हो, ऑल द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। रवि कुमार शर्मा बिल्कुल बता रहे हैं, वाउचिंग ट्रांजेक्शन की होती है, वेरिफिकेशन असेट का होता है। आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे तब वाउचिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं और भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। 484 की बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी टर्म्ड एज लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इनमें से किसे लिमिटेशन ऑफ ऑडिट नहीं कहा जा सकता? ये पूछ रहे हैं, नहीं कहा जा सकता। लिमिटेशन का मतलब है ऑडिट की कमियां, जिसके कारण ऑडिट का पर्पज पूरा नहीं होता है। ऑडिटर केवल अपनी ओपिनियन देता है। सारे फ्रॉड ऑडिटर को पता नहीं चलते हैं, ऑडिट से डिस्क्लोज नहीं होते हैं। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के लिए चेतावनी रहेगी। ऑडिट कोई मालिकों, ऑडिट कोई कर्मचारियों की ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है 484। 484 का आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। 484 का आंसर बताएंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट गलत सही कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। गलत सही जैसा भी हो, आप लोग आंसर जरूर से बताएंगे। कुछ स्टूडेंट सी बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बी बता रहे हैं। बराबर बराबर बटे हुए हैं स्टूडेंट्स। ये क्या पूछ रहे हैं? ऑडिट की कमी नहीं है। पहली बात बोल रहे हैं कि ऑडिटर केवल ओपिनियन देता है, तो ये कमी है, क्योंकि ऑडिटर केवल ओपिनियन देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता, गारंटी नहीं देता। गारंटी या सर्टिफिकेट देता तब तो कमी नहीं होती, लेकिन ऑडिटर तो केवल अपनी ओपिनियन देता है कि मेरी नज़र में अकाउंट सही है। मतलब मेरी नज़र में अकाउंट सही है, मतलब गलत भी हो सकते हैं, तो ये तो कमी है। और ये भी कमी है कि सारे फ्रॉड पता नहीं चलते। ऑडिटर बोलता है कि मेरे मेरे मेरी नज़र में जो आया वो मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी की सारी गलतियां मैंने पकड़ ली, जो जो मैं पकड़ पाया वो बता रहा हूँ, तो ये भी कमी है। चौथा वाला देखो कि ऑडिट कोई सर्टिफिकेट नहीं है कर्मचारियों की ईमानदारी का, तो ये भी लिमिटेशन ही है। ऑडिटर ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट ईमानदार होगा, ऑडिटर ये बोल रहा है कि मैंने मेरी अच्छे से चेक किया, मेरे को कमियां एरर फ्रॉड नज़र नहीं आए। मैं गारंटी नहीं दे सकता इस बात की कि तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारे एम्प्लॉय ईमानदार है या नहीं है, लेकिन ये वाली बात कि ऑडिट के कारण मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयज में डर रहेगा, वो ईमानदारी से काम करेंगे। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को ये डर रहेगा कि गलती करेंगे तो ऑडिटर पकड़ लेगा, रिपोर्ट में बता देगा, तो उनको डर रहेगा। तो ये तो बढ़िया बात है ना, इसकी वजह से अच्छे से काम होगा। तो ये तो ऑडिट की मेरिट है की लिमिटेशन, इसलिए सी हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हर चीज को आपको समझना है, यदि आप रटेंगे
तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एमसीक्यू रिपीट नहीं होते हैं। आप खुद ही देख लो, 2015 और 16 के दो पेपर है, तो उसमें कितने एमसीक्यू रिपीट हो गए? एमसीक्यू नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। दो पेपर के बेसिस पर कंक्लूजन मत निकालना, कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 485 की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन और बता देंगे। राइट ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर का क्या राइट है? 485 का आंसर स्टूडेंट आप लोग बताएंगे और जल्दी करेंगे। ऑडिटर का राइट क्या है? क्लेरिफिकेशन लेना, रेमुनरेशन एक्सेप्ट करना, इंस्पेक्शन करना, उपरोक्त सभी। जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। आगे के क्वेश्चन के एक बार मैं आंसर मिटा देता हूं, कुछ आगे के क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। सभी लोगों का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट डी आंसर बता रहे हैं। सभी लोग डी आंसर बता रहे हैं 485 का। बिल्कुल सही बात है। ये सारे क्या है? ऑडिटर के राइट है। ऑडिटर मैनेजमेंट से कोई क्लेरिफिकेशन लेना चाहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट में बताया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और डिटेल में बताओ, तो क्लेरिफिकेशन ले सकता है। रेमुनरेशन लेने का भी राइट है। किसी प्रकार का कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है वो भी कर सकता है। कहीं पर भी इंस्पेक्शन वर्ड काम में आता है तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। कहीं पर भी इंस्पेक्शन वर्ड काम में आता है तो इसका मतलब कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे ऑडिटर के राइट है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हम 5 क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो आरपीएससी टीआरए जीआरए 2016 के कर लेते हैं, या आप बोलेंगे तो कुछ और भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का पेपर भी स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी कर सकते हैं, या फिर मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड एमसीक्यू भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप बता देंगे कि क्या अपन स्टार्ट करें? मैं आगे के 5 एमसीक्यूज और लूंगा। एक स्टूडेंट एक ही बार बताएगा, स्पैम नहीं करना है बार 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 बार। और एक ही मैसेज में अपनी बात लिख देंगे। अननेसेसरी इरिटेट नहीं करना है टेलीग्राम के जैसे, कि एक मैसेज में सर लिख रहे हैं, दूसरे में हेलो लिख रहे हैं, तीसरे में बीएसटी लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग लिखेंगे, फिर मैं मेरे हिसाब से जो डिसीजन लूंगा वो बिल्कुल फाइनल रहेगा आप लोगों का। तीन, एक दो तीन, चार बच्चों ने सेल्फ के लिए कहा है, एक बच्चे ने एबीएसटी के लिए कहा है, और स्टूडेंट बताएंगे। जो आपको लगे वो बता सकते हैं। तो बिल्कुल अधिकतर स्टूडेंट सेल्फ प्रिपेयर्ड के लिए बोल रहे हैं, तो वो अपन कर लेते हैं। और उसमें से भी ये बताओ, ये डिसाइड हो चुका है, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? मैं करवाऊंगा, सेल्फ प्रीपेड वाले कराऊंगा, सभी की डिमांड पूरी करना पॉसिबल नहीं है। अब एक चीज और बता देंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं। मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं, मतलब जैसे ऑडिट स्टार्ट होती है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, या कंपनी ऑडिट के स्टार्ट करें, या ऐसे के स्टार्ट करें? इन तीन में से ऑप्शन बता देंगे कि सेल्फ प्रीपेड में करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करें स्टार्ट, जहां से ऑडिट स्टार्ट होती है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बना रखे हैं, या कंपनी ऑडिट के स्टार्ट करें, या ऐसे के स्टार्ट करें? ये भी आप बता सकते हो। जल्दी से इसका आंसर और बताएंगे। आज की क्लास में 5 एमसीक्यू हम और करने वाले हैं। रितु सैनी कंपनी ऑडिट बोल रहे हैं, विजय लक्ष्मी राठौड़ बोल रहे हैं जैसे एग्जाम में आए रैंडम। ये किसी को नहीं पता है कि एग्जाम में कैसे आएंगे। अगर ये पता होता तो हम कोर्स लॉन्च नहीं करते, एक एमसीक्यू 1,000 रुपए का बेचते। अगर ये पता होता है एग्जाम में कैसे आएंगे। आपके और हमारे पास सिलेबस है, एग्जाम पास करने का एक ही तरीका है, पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को अच्छे से समझा जाए। इसका कोई तरीका नहीं है कि वो एमसीक्यू कर लिए जाएं जो एग्जाम में आएंगे। बस इन तीन में से आपको आंसर बताना है।
कुछ स्टूडेंट कंपनी ऑडिट बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बेसिक वाले बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम कंपनी ऑडिट वाले स्टार्ट करेंगे। पहले हम कंपनी ऑडिट वाले कर लेंगे और बाद में और भी सेशन होंगे तब मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कंपनी ऑडिट वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 184 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 5-10 क्वेश्चन हम आज करते हैं। चलो 10 क्वेश्चन या देखते हैं जितना भी अपन कर पाते हैं। अभी है हमारे पास टाइम, तो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। 184 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आंसर मिटाने पड़ेंगे। आप लोग आंसर मत देखना, आंसर देख करके बताओगे तो फिर आप लोग मेरे क्रोध के भागी बनोगे। आंसर कोई भी नहीं देखेगा। कल एक बच्चे का टाइम खराब हो रहा था, आज किसी ने भी नहीं बोला टाइम खराब हो रहा है, मैं वेट कर रहा था। तो देखो 184 हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा आपको पता हो वैसा आप आंसर बता सकते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ कंपनी आर कंटेन्ड इन चैप्टर 10। प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ कंपनी आर कंटेन्ड इन चैप्टर 9। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 184 का आप आंसर बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने आंसर देख लिया था, आंसर देख करके बताया तो गलत बात है। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही हमारे इनकरेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही हमारे इनकरेक्ट है। अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन हमारे चैप्टर 9 में होते हैं और ऑडिट के रिगार्डिंग प्रोविजंस हमारे चैप्टर 10 में होते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो चैप्टर 9 है इसमें सेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं और ऑडिट वाले में सेक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं। ये दोनों बातें आप लोग बताएंगे। ऐसे लिख एक ही मैसेज में बताएंगे, दो मैसेज नहीं करेंगे। 9 लिख करके बराबर लिख करके बता देंगे कि 9 वाले में कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, 10 वाले में कौन कौन से आ रहे हैं। सभी लोग एक ही मैसेज में लिखेंगे, पूरा आंसर मैं नहीं पढ़ूंगा। 5 मैसेज। टेलीग्राम वाली हरकतें यहाँ पर मत करना, यूट्यूब वाली हरकतें यहाँ पर मत करना। कम से कम शब्दों में आपको अपना जवाब बताना है। मैंने पूछा कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। मैंने सेक्शन नंबर पूछे हैं कि 9th वाले में कहाँ से लेकर कहाँ तक सेक्शन आते हैं और ऑडिट वाले में कहाँ से लेकर कहाँ तक सेक्शन आते हैं। सूरज निगम का आंसर आया है। और भी स्टूडेंट बताएंगे यदि और किसी को भी पता हो तो। वेट कर रहा हूं मैं। रितु सैनी आधा लिख रहे हैं। भाई दोनों के पूछे हैं मैंने। तो देखो अकाउंट्स वाले के सेक्शन होते हैं 128 से लेकर 138 तक होते हैं और ऑडिट के होते हैं 139 से लेकर 148 तक के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे कि सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट का होता है, लेकिन ये अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर है। कंपनी ऑडिट में टोटल चैप्टर्स कितने होते, वो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं और टोटल सेक्शंस कितने हैं, ये भी किसी को पता हो तो बता देंगे। टोटल चैप्टर्स कितने हैं ऑफिशियल एक्ट में, बेयर एक्ट में, और टोटल सेक्शंस कितने हैं ये भी किसी को पता हो तो बताएंगे। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के रिप्लाई का। जितना पता हो उतना बता सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट अपन करने की कोशिश करेंगे।
कि टोटल कितने चैप्टर्स है, टोटल कितने सेक्शंस है। मैं और 10 15 20 सेकंड वेट कर रहा हूँ, किसी को पता हो तो बता सकते हैं। तो देखो, कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं और टोटल 470 सेक्शंस हैं। हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो देखो, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अकाउंट्स वाले के, अकाउंट्स वाला हमारा होता है चैप्टर नंबर 9 में सेक्शन 128 से 138। ऑडिट वाला चैप्टर 10 में 139 से 148। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो रामबाण ऑन कंपनी लॉ है उसमें करवाया हुआ है। बिजनेस स्टडी के अंदर रामबाण ऑन कंपनी लॉ डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है ये बताना है। मतलब 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। सेक्शन 139, 142, 144, 146। तो 185 का आंसर बताएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट 185 का आंसर बताएंगे। हर स्टूडेंट बताएगा। ये नहीं करेंगे कि आधे बच्चे बता रहे हैं बाकी के चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप बैठने वालों का कोई काम नहीं है। गलत सही जो भी लगता है वो आप बताएंगे। 139 बिल्कुल करेक्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का होता है। 142 भी सही है, रेमुनरेशन का होता है। 144 अभी मैंने याद करवाया था, 9 सर्विसेज है जो ऑडिटर नहीं दे सकता। 146 गलत है, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। चलो अब आप मुझे दोनों बातें बता देंगे। ये तो सही है कि आंसर हमारा डी आएगा 146। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे 146 किस चीज का होता है ये बताएंगे। और ये जो दे रखा है सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट, इसका सेक्शन कौन सा होता है ये भी बताएंगे। एक ही मैसेज में बता देंगे, सिग्नेचर बराबर लिख करके बता देंगे 146 किस चीज का होता है और सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन कौन सा होता है। दोनों बातें एक ही मैसेज में बताएंगे, दोनों बातें बताएंगे। सूरज निगम का सबसे पहले आंसर आ रहा है। अदर स्टूडेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बताना है 146 किस चीज का होता है, और एक ये जो दे रखा है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट ये किस चीज का होता है। दोनों का आंसर बताएंगे। तो देखो, सूरज निगम बिल्कुल सही बता रहे हैं, चांदनी भी सही बता रहे हैं, और भी एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं। दीपक भी सही बता रहे हैं, निधि भी सही बता रहे हैं। मनीषा 145 को ही 2 बार लिख रहे हैं, जो पूछा वो तो नहीं बता रहे हैं। पूजा भी सही बता रहे हैं। मनीषा जी को मैंने बताया एक ही मैसेज में बता देना है, पार्ट नहीं बनाने हैं। टेलीग्राम यूट्यूब वाली आदतें छोड़ दो, फायदे में रहोगे। 146 होता है जीएम अटेंड करने की ड्यूटी, और ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर करने का सेक्शन 145 होता है। ठीक है, स्टूडेंट सेक्शंस कैसे याद होंगे? तो थोड़े बहुत मैं सेक्शंस याद करवा रहा हूँ, जिनको याद नहीं है वो देखो। ऑडिट के सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 139 से स्टार्ट होते हैं। तो 4 सेक्शन एक साथ याद करवा रहा हूँ, ये याद कर लेंगे। 139 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से होएगा? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे सबसे पहले। अब अपॉइंट अपन ने कर दिया, और ऑडिटर हरकतें करेगा तो उसे अपन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव क्यों कर रहे हैं? कि ऑडिटर में क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है। और किसी इंसान में क्वालिफिकेशन नहीं होती ना, तो उसे रेमुनरेशन अच्छा नहीं मिलता है जीवन में। ऐसे अपन ने थोड़ा बहुत इसको
कनेक्ट करके कर लिया। इनके अंदर क्या लिखा हुआ है वो अलग चीज है, मैं केवल ये सेक्शन याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। ये चारों सेक्शन आपको इमीडिएटली याद हो जाने चाहिए। मैंने क्या बताया, ये 4 सेक्शन है। तो सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने के बाद हरकतें करेगा तो रिमूव कर देंगे। रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं होती तो रेमुनरेशन भी कम मिलता है। ये केवल याद करने के लिए है। और एक और सेक्शन में पहले ही याद करवा चुका हूँ। 144 का टोटल लगाएंगे तो 9 आता है, तो इसमें 9 सर्विसेज दे रखी है। ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है तो उस कंपनी को ये सर्विसेज नहीं दे सकता। पांचों सेक्शन ईच स्टूडेंट को याद हो जानी चाहिए। किसी को याद नहीं हो रही है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। चलो एक बार बताएंगे आप लोग, 140 किस चीज का होता है और 142 किस चीज का होता है, दोनों लिख करके बता देंगे कमेंट बॉक्स में। 140 और 142 दोनों लिख करके बताएंगे मुझे। मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को याद भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वास्तव में समझ में नहीं आ रही है कि कोर्स में 200 बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन किया है, 200 में से लगभग 197 बच्चों ने कोर्स को लाइक किया है, फिर क्लास क्यों नहीं लेते हैं? या तो उनको ये लगता है कि सीएमजे का कोर्स ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई जब कोर्स लिया है तो क्लास के अंदर तो आओ, क्लास के अंदर आओगे आप तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करा पाएंगे। 2-4 बच्चों के लिए तो इतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताना, अगर इतने ही बच्चे ज्वाइन करेंगे 15-20 बच्चे, तो फिर ज्यादा क्लास हम नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा इतने बच्चों में। तो 140 बिल्कुल रिमूवल का होता है, 142 रेमुनरेशन का होता है, यहाँ पर डी आंसर आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताना इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 141 क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, 143 राइट पावर ड्यूटीज, 148 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, 186 का आंसर बताएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल चांदनी जी ने काफी सारे सेक्शन लिखे हैं, जितना लिखेंगे डिस्कस करेंगे उतना इजीली याद होगा। एक मैं ऐसे याद करवाने की क्लास लेकर के आऊंगा, 2 क्लास होएगी, आधे आधे ऐसे अपन याद करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मैं याद करवा दूंगा आपको। ऐसा है कि तीसरा सेशन अभिषेक सर का होगा, चौथे सेशन में मैं स्टैटिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, संगणक वालों के। मतलब 2 सेशन तो होंगे ही होंगे संगणक की स्टैटिक्स के। उसके बाद में कस्टम के भी कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। पहले 186 का आंसर बताओ, चांदनी जी सेक्शंस बता रहे हैं, इसका आंसर तो बताओ पहले 186 का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट सी बता रहे हैं। अरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, निधि भी वो बता रहे हैं, सेक्शन बता रहे हैं, पहले जो पूछा है वो बताओ। तो अधिकतर स्टूडेंट डी बता रहे हैं, एक स्टूडेंट सी भी बता रहे हैं। 140 रिमूवल का होता है, अभी याद करवाया मैंने। 141 क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन का भी याद करवाया। 143 आरपीडी का होता है। 148 गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप 2 चीजें बताओगे मुझे, एक तो ये बताओगे 148 किस चीज का होता है ये बताओगे, और एक ये भी बताओगे कि ये कॉन्ट्रावेंशन बता रहा था तो कॉन्ट्र वो पनिशमेंट बता रहा था, पनिशमेंट का कौन सा होता है ये भी बताओगे। ये दोनों चीजें बताने वाले हो आप। लेकिन स्टूडेंट क्लासेस तभी हो पाएगी जब ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। ये 15-20 बच्चे देख रहे हैं, इनमें से भी आधे बच्चों के पास कोर्स ऑलरेडी है, उनके लिए क्लास ऑलरेडी है, तो फिर इतना टाइम हम कैसे देंगे ये बताओ आप। पैसे तो हम मांग ही नहीं रहे हैं आप लोगों से, केवल टाइम ही तो मांग रहे हैं, आपका डेडिकेशन ही तो मांग रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको लिए कॉन्सेप्चुअल कोर्स से रिकॉर्डेड क्लासेज इस फ्री वाले कोर्स में डाल दें, लाइव लेनी पड़ेगी। या ऐसा करते हैं रिकॉर्डेड वाली हटा ही देते हैं, रिकॉर्डेड रखते ही नहीं है, तब आप लोग लाइव लेोगे, ऐसे नहीं लोगे। तो 148 हमारा कॉस्ट ऑडिट का होता है और 147 होता है पनिशमेंट का।
एक दो सेक्शंस में आपको और याद कराता हूँ। देखो 139 मैंने बताया ऑडिटर को अपॉइंट करने का, 140 में अपॉइंट करने के बाद रिमूव भी कर देते हैं। 141 रिमूव इसलिए किया क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं होती तो रेमुनरेशन नहीं मिलता। अब समझो 144 मैंने याद करवाई दिया। 143 कैसे याद करोगे, लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 का मतलब तीन चीजें हैं, राइट है, पावर है, ड्यूटीज है। लास्ट में 3 आ रहा है, 3 से याद करोगे, इस सेक्शन में तीन चीजें हैं, राइट, पावर और ड्यूटीज। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अब देखो ऑडिट कहाँ पर खत्म हो रही है, ऑडिट के सेक्शन, लास्ट सेक्शन कौन सा है, 148 है। स्टार्टिंग वाला 139 था, लास्ट था 148। तो 148 कॉस्ट ऑडिट का है, क्योंकि मेन ऑडिट तो कौन सी होती है, स्टेचुरी या फाइनेंशियल ऑडिट होती है। तो ये आखिर में सबसे अलग कर रखा है इसको, क्योंकि ये स्टेचुरी या फाइनल ऑडिट का है ही नहीं। तो याद हो जाएगा कि आखिरी सेक्शन कॉस्ट ऑडिट का होता है। और कॉस्ट ऑडिट से पहले भी अपन ने क्या पढ़ा, पनिशमेंट पढ़ लिया। मतलब हमारी मेन ऑडिट तो 146 पर ही खत्म हो गई, 146 पर ऑडिट खत्म हो गई। फिर 147 में अपन ने पनिशमेंट पढ़ लिया, सबसे आखिर में कॉस्ट ऑडिट पढ़ लिया। तो मैंने आपको 143, 44, 46, 47, 48 भी याद करवा दिया। नहीं 46 नहीं करवाया, लेकिन 47, 48 भी याद करवा दिया। थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है ये बताएंगे। सेक्शन 145 सिग्नेचर का, 146 जनरल मीटिंग अटेंड करने का, 148 कॉस्ट ऑडिट का, 138 सेक्रेटेरियल ऑडिट का, 187 का आंसर बताएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। 187 का आंसर बताएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेट कर रहा हूं मैं। अधिकतर स्टूडेंट का डी आंसर आ रहा है। 145 सही है, ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर करने का होता है। 146 जीएम अटेंड करने का होता है। 148 कॉस्ट ऑडिट का होता है। 138 तो आप लोग मुझे बताएंगे लिख करके कि 138 किस चीज का होता है, और ये भी बताएंगे सेक्रेटेरियल ऑडिट का कौन सा होता है। दोनों का आंसर बताएंगे। जो एमसीक्यूज है वो मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं। तो ये बिल्कुल कंपनी ऑडिट के बेसिक वाले चल रहे हैं, आगे जाकर के डिफिकल्ट भी आएंगे। तो वेट कर रहा हूं मैं। तो देखो 138 होता है हमारा इंटरनल ऑडिट का, और सेक्रेटेरियल ऑडिट का होता है हमारा सेक्शन 204। एक ही बच्चे ने बताया था इसका आंसर। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। आप लोगों की और कोई क्वेरी हो पढ़ाई के अलावा तो अब आप पूछ सकते हो, वरना आप क्लास बंद कर सकते हो। जिन स्टूडेंट ने रिकॉर्डेड देखी है यूट्यूब पर, उन्हें मैं फिर से बता देता हूँ, यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो कॉमर्स मेरी जान ऐप पर स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो 2 रुपए का एक कोर्स मिलेगा, फ्री लाइव एमसीक्यू सेशन वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के हर वैकेंसी के लाइव एमसीक्यू सेशन हम लाएंगे। वीडियो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हो कि अगला सेशन आपको किस पर चाहिए। ये शिवांगी सोनी जी का क्या काम था इस लाइव क्लास में, एक सिंगल एमसीक्यू का आंसर नहीं बताया, एक सिंगल का, फिर क्या फायदा है। एग्जाम में जाकर के भी आप बैठ जाना, आंसर वांसर कुछ लिख करके मत आना, ऐसे ही भला हो जाएगा। जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल ब्लैंक आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है, कि एक तो क्वेश्चन का आंसर बताया हो। ये विजय विजय ने एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले। सब कुछ पढ़ना है जो हमने कोर्स में पढ़ा रखा है, वो सब कुछ पढ़ना है। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना कि ये पढ़ना है क्या, तो इसका मतलब आप ये पूछते हो कि आपने कोर्स में फालतू में करा रखा है क्या। अगर कोर्स में करा रखा है तो पढ़ना है, कोर्स में नहीं करा रखा है तो नहीं पढ़ना है। कल मिलते हैं, अभिषेक सर का सेशन होगा। आप लोग टेलीग्राम वगैरह पर बता देना कि किस चीज़ का आप सेशन चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, इन सब टॉपिक पर भी एमसीक्यू लगाइए।
टोटल 617 एमसीक्यू करवा रखे हैं हमने कॉन्सेप्चुअल कोर्स में, और हर चीज के ऊपर एमसीक्यू है, बुक के अंदर भी हर चीज पर एमसीक्यू है। तो फिर मैं इस पर कराऊंगा तो आप कहोगे दूसरे पर कराइए, तो एक क्लास में 15-20 एमसीक्यू ही हो पाते हैं, इतने सारे एमसीक्यू एक क्लास में तो नहीं हो पाएंगे। तो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आप लोग बता देना, और एक ऐसे के लिए भी बता सकते हो कि ऐसे के ट्रिकी वीडियो लाने हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।